हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। भाई, आप दूसरों की वीडियो बना रहे थे तो आप लोग के बहुत कमेंट्स आ रहे थे BHDC 133 के लिए। चलिए, आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। एक्चुअली क्या है ना कि BPSC 134 का 4 को पेपर और आपका 5 को है, तो पेपर के अकॉर्डिंग ले रहे हैं वीडियोस। ठीक है ना। आप कम टाइम में सबके लिए वीडियो अवेलेबल करवा देना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी एक के लिए कि मैं बनाने वाली हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। आज जो यहाँ पे हम है ना, आपका ब्लॉक 3 ले लेते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो आधुनिक हिंदी कविता है ना, इसमें जनरली क्या होता है, वैसे ब्लॉक 3 है, वाचन, काव्य वाचन और विश्लेषण है। यानी इसमें कविताएं दी हुई हैं, उनका आपको वाचन करना होगा, मतलब कि उसको उसका अर्थ आपको लिखना होगा। ठीक है। तो इसमें काव्य वाचन और विश्लेषण में, कि काव्य वाचन और विश्लेषण में भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओम, जो यूनिट 12 में है। 12-13 में काव्य वाचन विश्लेषण मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। 14 में जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। एक्चुअली क्या है कि अब इसमें मुझे लगता है कि मैं क्या आपको पढ़ाऊं। ठीक है, आप समझ नहीं रहे ना, मैं समझाती हूँ। देखिए, एक्चुअली इसमें है क्या कि इसमें कविताएं दी हुई हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र की चयनित कविताओं की व्याख्या, काव्य वाचन तथा संदर्भ सहित। आपको जो है ना एग्जाम में ऐसे ही होगा। ये एक पद दे दिया जाएगा, ये पूरा पद एक आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका काव्य वाचन संदर्भ सहित कीजिए। इसका आपको अर्थ लिखना पड़ेगा। तो मैं तो इसको एक्सप्लेन, क्योंकि इसमें अर्थ दिया हुआ है, इसमें अर्थ दिया हुआ है, व्याख्या दिया, तो मैं तो कर दूंगी। लेकिन कितना, मैं कितना आपके लिए लाऊं, मैं ये कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक हो गया, ठीक है ना। ओके, थोड़ा इसको मैं जूम कर दूं, अभी थोड़ा सा कर दूं। ठीक है ना। फिर ये 2 हो गया, सॉरी, ये जो है क्या हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर 3 4 हो गया ये। ओके, 5 हो गया, देख लेते हैं। 6 हो गया, 7। ठीक है। 7 कविताएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की दी हैं। फिर आगे ये कहा गया है कि प्रियवसान के चयनित अंशों की व्याख्या। अब प्रियवसान में भी दिया हुआ है, यानी मैं आपके लिए कितना लेके आऊं, कौन कौन सा लेके आऊं, सबका तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। प्रियवसान का उद्देश्य क्या है, ठीक है, फिर इसमें भी कविता दी हुई है, ये देखिए। राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये हो गया भारतेंदु का। अब यहाँ पे किसका दे दिया, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी का यूनिट 13 आ गया, ये दे दिया गया। सब में वही है, साकेत के चयनित अंशों की व्याख्या, यशोधरा के चयनित अंशों की व्याख्या, अन्वेषण के वह कौन सा, वह देश कौन सा है। अब इसी तरह सब में आपको मिलेगा एक। ठीक है। फिर एक। ठीक है। फिर यहाँ पे 2, यानी कि इस तरह से कविताएं दी हुई हैं, उनको आपको व्याख्या करना होगा। इंपॉर्टेंट कौन सा होगा मैं कैसे बता दूं, मुझे खुद भी नहीं पता है। ठीक है ना, कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, लेकिन इसमें मैं एक काम आपको कर सकती हूँ, एक काम ये कर सकती हूँ कि जो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उनको ले लेती हूँ। ठीक है ना। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैथिली शरण गुप्त की नारी चेतना का 100 उदाहरण विवेचना कीजिए, या यशोधरा की कोई 2 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कैसे इसमें हेल्प करूं बताइए। ये देखिए, सब में वही है, कविता है। मैं इतनी कविता भी आपके लिए नहीं ला सकती भाई, कैसे मैं ला सकती हूँ। इस वीडियो, एक ब्लॉग को बनाने में यहाँ 3-3 घंटे लग जाएंगे, 4-4 घंटे। तो एक काम करती हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन है कि वह देश कौन सा है, कविता के आधार पर कवि के आदर्श चेतना का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आदर्श चेतना मैं कहाँ सर्च करूँ, सभी में कविताएं हैं, सभी में कविताएं हैं। ठीक है ना। फिर भी चलिए, मैं कोशिश करती हूँ, कुछ ना कुछ करती हूँ और आपके लिए मैं लाती हूँ। तो चलिए, अब यहाँ पे वाक्य वाचन विश्लेषण जयशंकर प्रसाद, सभी में जनरली वही है, सबकी कविताएं हैं, कविताओं का विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। तो चलिए देखती हूँ, शुरू से फिर चल लेती हूँ। ठीक है। और यहाँ से अब शुरुआत कर देती हूँ, यूनिट फर्स्ट ले लेती हूँ, जो कुछ होता है उसको देखती हूँ, समझती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है ना। ओके। तो ये किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है ना ये। ठीक है।
अब इसमें जन्म तो कुछ देखना नहीं है, अब इसमें देख लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की चयनित कविताओं की व्याख्या है, कुछ चयनित कविताएं हैं। चलिए 6-7 हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दूंगी और देन इसके बाद मैं इसका क्या कर दूंगी, व्याख्या कर दूंगी। जैसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, आपको इस तरह से भी दे सकता, पूरा ये नहीं देगा वो, वहां पे सिर्फ आपको वो यहाँ पे एक लाइन दे देगा, एक लाइन, नैना वह छवि नाहिन भूले, और इसके बाद बोल देगा काव्य वाचन एवं संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, ओके, तो आपको इसकी व्याख्या करनी होगी, राइट। चलिए फिर इसको ले लेते हैं। नैना वह छवि नाहिन भूले, नैना और वह छवि यानी उसकी जो चित्र है, उसका जो दृश्य है वो नहीं भूल रहा है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं इसको। संदर्भ प्रसंग कैसे करना है, तो संदर्भ और प्रसंग ऐसे होगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति प्रेम मल्लिका से उपरोक्त पद लिए गए हैं या अवतरित किया गया है। ठीक है, प्रेम मल्लिका में यह पद कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत। कवि द्वारा रचित कीर्तनों के संग्रह को प्रेम मल्लिका का नाम, प्रेम मल्लिका के नाम से जाना जाता है, और भारतेंदु को वैष्णव भक्ति विरासत में मिली थी। ठीक है ना, और सामाजिक सरोकार की रचनाओं के साथ उनकी भक्ति परक रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या। ये छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ इतना लेना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति प्रेम मल्लिका से ली गई है। प्रेम मल्लिका में यह पद कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत है, और कवि द्वारा रचित कीर्तनों के संग्रह को प्रेम मल्लिका के नाम से जाना जाता है। या आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपको सही होगा, पूरे नंबर यहाँ तक के मिल जाएंगे। फिर व्याख्या देख लेते हैं, अब जो ऊपर था। तो भारतेंदु ने अवतरित पद में कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, और कवि ने कहा है कि भक्त के नेत्र के मार्ग से हृदय में मनोहर दृश्य मनोहर कृष्ण आबसे, यानी भक्त के नेत्र के भक्त के माध्यम से और नेत्र के माध्यम मार्ग से हृदय में, मेरे दिल में मनोहर कृष्ण आ बसे हैं। वह दिन रात उस कृतापूर्ण दृष्टि का ही स्मरण करता है, यानी दिन रात कृष्ण के बारे में ही सोचता है, और जिसका सौंदर्य याचक अथवा देखने वाले के नेत्रों को तृप्त कर देता है। और उन जिसका सौंदर्य यानी उन कृष्ण का जो सौंदर्य है वो देखने वालों के नैनों की प्यास को बुझा देता है, और कृष्ण की चंचल चितवन हंसी मुस्कुराकर नेत्रों की कोर से चारों ओर देख लेने की सुंदर छवि चित्त को चुराने लगती है। तो कृष्ण की जो चंचल हंसी है वो, और मुस्कुराकर नेत्रों की कोर से यानी आंखों के किनारों से देखना, यानी चारों तरफ देखना, आंखों के किनारों से चारों तरफ देखना, वो सुंदर छवि चित्त को चुराने लगती है, मन को चुराने लगती है। और हंस हंस कर बातें करते हुए कृष्ण जब हाथों में कमल फूल धीरे धीरे फिराते हैं यानी घुमाते हैं, भला उस शाम को कौन विस्मित कर सकता है, कौन भूल सकता है। और अपने ओष्ठों को यानी अपने होठों को अर्ध गोलाकार आकृति देकर बांसुरी जब बजाते हैं, ठीक है, अर्ध गोलाकार यानी घुमाकर जब वो बांसुरी बजाते हैं, तो श्याम की छटा का दर्शन जिसे मिल जाए वह अपनी दृष्टि से उनसे फिर नहीं सकता, यानी उनसे अपनी दृष्टि घुमा नहीं सकता है। और पीले वस्त्र धारण करने वाले कृष्ण के सौंदर्य ने देखने वालों के नेत्रों को दास बना दिया है, ठीक है। और कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि ऐसे मनोहर दृश्य को, कृष्ण को टकटकी लगाकर देखने में परम सुख मिलता है। तो कृष्ण के इस सौंदर्य पर मेरा तन मन धन यानी सब कुछ न्यौछावर है। तो ये आपकी व्याख्या हो गई किसकी, नैना वह छवि नाही भूले। इंपॉर्टेंट लगा तो ला दी। अब विशेष क्या लिखेंगे, तो जो अवतरित पद है, जो ऊपर दिया गया पद है, उसमें कवि का कृष्ण प्रेम व्यक्त हुआ है और कृष्ण के अरूप सौंदर्य का चित्रण किया गया है, और अरूप यानी कि सौंदर्य चित्रण के बहाने कृष्ण के प्रति भक्ति भावना भी प्रस्तुत की गई है, ठीक है। सहज सरल और प्रवाहमयी ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ब्रज भाषा का सहज और सरल प्रयोग किया गया है, और यह पद राग गौरी में रचित है, ठीक है। और ज्ञात्मकता की दृष्टि से पद का महत्व है। ये हो गई विशेष, यानी जो आपने यहाँ पे पढ़ा अभी व्याख्या में, तो विशेष चीजें निकाल के आपने लिख दी, ठीक है। दूसरा है तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीत, तुम्हें तो पतितन ही सो प्रीत। यहाँ पे अब ये व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। पूर्ववत प्रसंग क्या होगा,
पूर्ववत की तरह, यानी कि जो यहाँ पे प्रसंग दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम मलिका से लिया गया है, और प्रेम मलिका का शीर्षक जो है, प्रेम मलिका में यह पद कीर्तन शीर्षक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है, ठीक है। ओके, आप देख लीजिए, से वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा, क्योंकि इतना मैं आपके लिए नहीं ला सकती हूँ, और इसमें एक कवि नहीं है, बहुत सारे कवि है, ठीक है। और मेरी चाय भी ठंडी हो गई, आज फास्ट है, आप लोगों का भी व्रत होगा, नवरात्रि है। ओके, चलिए, और ये यहाँ पे विशेष देख लीजिए, ठीक है। दूसरा, रहे क्यों एक म्यान असिदोए, ठीक है, इसको देख लीजिए, क्योंकि दूसरे शीर्षक से लिया गया है। रहे क्यों एक म्यान असिदोए, यानी जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भाखे कोय। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो प्रसंग और संदर्भ में है, तो ये जो संकलित पद है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र विचरित प्रेम फुलवारी से लिया गया है, ठीक है। तो प्रेम फुलवारी में संकलित इस पद में एक और जहां भक्तिकालीन कवियों की भक्ति धारा का प्रतिबिंब मिलता है, वहीं रीतकालीन प्रवृत्ति का पुट होता है। तो ये लिख दीजिएगा कि ये जो अंतरण है, ये जो शीर्षक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम फुलवारी से अवतरित किया गया है, ठीक है ना। ओके, इतना भी लिख देंगे तो मिल जाएगा आपको नंबर। यदि आप कवि का सही नाम और किस उसके रचना से लिया गया है, यदि आप इतना सही लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। संदर्भ और प्रसंग, इस छोटे से काव्य संग्रह के समर्पण में कवि ने कृष्ण को बड़ा सैलानी कहा है, और नदियों के तट पर पर्यटन करने वाले श्री कृष्ण से कवि का आग्रह है कि उनकी प्रेम फुलवारी में आ जाए, जो जीवन उनका धन्य हो जाए। तो भारतेंदु कहते हैं कि तन मन केवल मोहन को समर्पित है, और इसमें किसी दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जब यह पूर्णतया निश्चित हो चुका है तो एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं, और जिन नैनों में हरि यानी भगवान की छवि बस गई है, उसमें दूसरे की छवि नहीं समा सकती। जिस तन मन में श्याम समा गए हों, वहां ज्ञान के लिए जगह नहीं है, अर्थात जिस हृदय में मोहन की भक्ति बसी हो, वहां ज्ञान का क्या काम। और इस संबंध में गुणीजन चाहे जितना समझाएं, कभी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भक्ति श्रद्धा के बसीभूत है, और ज्ञान से भक्ति नहीं होती, अर्थात ज्ञान कभी भी भक्ति का स्थान नहीं ले सकता। हृदय पक्ष पर बुद्धि पक्ष हावी नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही बातों पर विश्वास हो जाए, लेकिन ये कैसे माना जा सकता है कि अमृत को छोड़कर कोई विष की चाह करे, और ऐसा तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। भारतेंदु कहते हैं, यानी राधा या नायिका कहती है कि जिस प्रकार केले के वृक्ष को जितना काटा जाए वह उतना ही फैलता है, उसी प्रकार श्याम का प्रेम है, इस प्रेम को जितना दूर करने का प्रयास किया जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। ओके, राइट, ठीक है। ये है आपकी इसकी व्याख्या। अब इसका विशेष क्या निकलेगा, तो विशेष ये निकला कि इस पद में प्रेम की महत्ता स्थापित की गई है, प्रेम क्या है उसको बताया गया है। और इस पद के वाचन में हमें सूर की रचना की याद आती है, सूरदास की, जिस प्रकार गोपियां उद्धव से प्रेम की व्याख्या करती है और अपने तर्कपूर्ण उत्तर से उद्धव के ज्ञान और योग का मार्ग का खंडन करती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर कवि ने कृष्ण से किया है, ठीक है। ओके, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है, और रीतकालीन कवियों के समान इस पद में प्रेम का वर्णन नहीं है। तो देख लेते हैं, ये हो गया दो हमने यहाँ पे ले लिए, एक हमने किससे लिया, प्रेम मलिका, और एक हमने किससे लिया, ये किससे लिया गया है, सॉरी, प्रेम सागर, प्रेम फुलवारी से लिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको याद रखना होगा। प्रेम में मीन मेष कछु नाही, प्रेम में मीन यानी प्रेम में मछली, मेष कछु नाही। संदर्भ भारतेंदु कृत विनय प्रेम 50 से अवतरित, ये अंश विनय प्रेम 50 से अवतरित किया गया है, और इस पद में प्रेम की सरलता और निश्चलता पर प्रकाश डाला गया है, और प्रेम की शुद्धता की व्याख्या की गई है कि प्रेम में ना कोई खोट निकाली जाती और ना कोई दोष ढूंढा जाता है, उसमें छल कपट आदि का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। और इसका मार्ग अत्यंत सरल होता है। हिंसा, ईर्षा, द्वेष, दुर्भावना, अहंकार का प्रेम मार्ग में कोई स्थान नहीं होता। प्रेम सहज है, और हिंसा, द्वेष आदि से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। प्रिय के छोटे से सुख के लिए अपने अनगिनत सुखों को निछावर करने वाला ही सच्चा प्रेमी कहलाता है। संसार के लिए सभी प्रपंचों से प्रेम मुक्त होता है, और उनमें अभिमान, ज्ञान का बखान, रीति नियम, व्रत, लोभ, विषय, वासना आदि नहीं होते हैं। प्रीतम
पर प्रिया चाहे रीझे यानी गुस्सा करे चाहे खींचे, हर हाल में प्रेम पलटा है। प्रिया को आनंद प्राप्त होता है। संसार जिस स्वार्थ परमार्थ के जटिल प्रश्नों से उलझता रहता है, प्रेम उससे अनजान रहता है, अपरिचित होता है। और प्रेम अपने जिस आनंद सागर में डूबता है, यह जात उससे अनजान है। जात यानी प्रेम। और कवि हरिश्चंद्र को प्रतीत होता है कि इस प्रेम रीत से कोई ही परिचित हो पाता है, और बाकी संसार तो अपनी समस्त वासना में, विषय वासना में लिप्त रहते हैं। तो रीतकालीन कवि घनानंद के निम्नलिखित पद का प्रभाव पाया गया है। जो रीतकालीन कवि घनानंद है, उनका यहाँ पे प्रभाव दिया गया है। और अति शुद्धो सनव मागर, यानी कि सीधे आप लिख दीजिएगा, रीतकालीन कवि घनानंद के पद का यहाँ प्रभाव पाया गया है। प्रेम की दुनिया की विशिष्टताएं इस पद से स्पष्ट होती हैं। कवित्व छंद में यह पद रचित है। शुद्ध और परिनिष्ठित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अगर संदर्भ की बात आए तो विनय प्रेम 50 से लिया गया है। अब इससे ज्यादा इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके तो ऐसे बहुत कुछ दिए हुए हैं। नई नई नित तान सुनावे, देख लीजिए 7वां आखिरी वाला, नई नई नित तान सुनावे। नए जमाने की मुकुरी के प्रकाशन से भारतेंदु के परिपक्व विचार मिलते हैं, तथा इसमें जन सामान्य में दूरगामी प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति दिखती है। ठीक है ना। और मुकरी में अंग्रेजों की कानूनी व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटने में जिन उपकरणों का प्रयोग हुआ, उनमें कानून महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे नई नई तान सुनावे का मतलब यहाँ पे अंग्रेजी व्यवस्था से है। ठीक है ना। यहाँ पे कृष्णकालीन भक्ति से नहीं है। तो अंग्रेजी शासकों ने इस देश के दोहन के लिए मनचाहे कानून बनाए, और इन कानूनों के तहत अपनी सुविधा अनुसार वे भारतीयों पर लूट लीला चलाते थे, लूटते थे। और कहना ना होगा कि सारे कानून उनके कायदे के लिए बने हुए थे, फायदे के लिए बने, सारे कानून उनके फायदे के लिए बने थे। और अपनी आवश्यकता के अनुसार नित नए कानून भी बनाकर भारतीयों को गुलामी के जाल में फंसाते रहते थे। और कानून के मकर जाल में फंसे छटपटाते भारतीयों की पीड़ा को इस मुकुरी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है ना। तो नित नई नई तान सुनावे, नए नए रोज वो कानून बनाते, अपने जाल में जगत फंसावे, और अपने जाल में वो हमेशा लोगों को फंसाते रहते थे। नित नित हमें कराई बलसून और जबरदस्ती हमारे साथ उस कानून को अपनाने के लिए हमको बाध्य किया जाता था। क्यों सखी साजन नहीं कानून, सखी साजन नहीं कानून। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, विशेष कानून के सहारे अंग्रेज भारतीयों के लूट दमन और शोषण करते थे, उसका चित्रण इस मुकरी में किया गया है। ठीक है ना। उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि एक तरह से ये पद्य से लिया गया गद्य है, यानी कि उन्होंने किसी काल में नहीं लिखा, अंग्रेजी काल में लिखा, और किसी मान लीजिए पद्य से लिया गया हो, तो यहाँ पे इसमें प्रसंग और संदर्भ प्रसंग के साथ में व्याख्या और विशेष और साथ में उद्देश्य भी होगा। तो इस अंश में भारतेंदु की कविताओं की समान प्रवृत्ति से परिचित करना, उनकी कविताओं की मूल संवेदना पर विचार करना होगा। भक्तकालीन रीतकालीन आधुनिक चेतना के संपन्न भारतेंदु की कविता से हिंदी काव्य संसार समृद्ध हुआ है। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। ओके, तो ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र के दृश्य प्रेम की परिभाषा। क्या सबसे पहला कृष्ण का देखा था, वो प्रेम की परिभाषा है। सॉरी, उसके दूसरे नंबर वाला जो देखा था, प्रेम वाला देखा था। ठीक है ना। कि प्रेम कुछ भी नहीं मानता है, ऐसा बंधनों को नहीं मानता है, इन चीजों को नहीं मानता है, जो हमने देखा था, वो प्रेम की परिभाषा देता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है ना। ओके, ये वाला जो है यहाँ पर, वो क्या करता है, ये प्रेम में ना कोई खोट निकाली जाती, ना कोई दोष ढूंढा जाता, ना छल कपट होता है, कुछ भी नहीं होता है। हिंसा द्वेष मार्ग अहंकार का प्रेम में कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है ना। हिंसा से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें स्वाभाविकता और नैसर्गिकता का जो होता है वो दिखता है। परम सुखदायी प्रेम होता है। छोटे छोटे सुख के लिए वो बड़े सुखों को निछावर कर देता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। तो इससे लेकर आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। ओके, राइट। ये देखिए, औपनिवेशिक शासन में भारतेंदु की मुकरियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, जो अभी बताया है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है ना। ओके, अब ऐसे इसमें दिए गए तो कहां तक मैं आपको बता दूंगी। प्रिय वसान के चयनित अंशों की व्याख्या तय करूंगा यह कार्य में स्वयं। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, इसलिए इस यूनिट को मैं लेफ्ट कर रही हूँ। ठीक है ना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है। या तो आप देख लीजिए, मैं इसको कर देती हूँ, पॉज करिए, देखिए, पढ़िए। ठीक है। ओके, संसार में सकल सकल निरत ऐसे। तो कुछ दूसरी यूनिट लेती हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हो और जो आए और आपसे बन जाए। तो ठीक है, इस यूनिट को क्या करती हूँ, लेफ्ट कर देती हूँ। ठीक है ना। इसमें यही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको चाहिए, तो इसी तरह से मैं कुछ और वीडियो बना दूंगी, तो आप कमेंट्स करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, राइट। ओके, ठीक है ना। तो चलिए फिर
दूसरे वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं। इसमें प्रियवसान का उद्देश्य क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर। तो जीवन और समाज के हित साधक से युक्त साहित्य रचना ही वास्तव में साहित्य रचना है। और महान ग्रंथकार प्रेमचंद का कथन अक्षर से सही है कि साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिनमें जीवन की सच्चाई प्रकट हो, अर्थात जो जीवन एवं समाज के लिए एक नई और सही राह दिखाता हो वही साहित्य होता है। और हिंदी साहित्य को रचने वाले महान साहित्यकारों ने भिन्न भिन्न कालों में ऐसी महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है, और ऐसे में साहित्यकारों में हरि औध का नाम भी शामिल है। प्रियवसान का उद्देश्य और कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुकूल रचे गए काव्य रचनाओं की श्रृंखला में प्रियवसान को भी रखा जाता है, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य केवल कृष्ण भक्तों को कृष्ण की गाथा सुनाकर प्रसन्न करना नहीं है, इससे हटकर और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट करना है। और इस संदर्भ में पाठ में आपने स्वयं हरिऔध के कथन को पढ़ा है। उनका कथन हम लोगों का एक संस्कार है, ठीक है ना। तो प्रियवसान का उद्देश्य यदि क्या होता है या हरिऔध की कविता का उद्देश्य पूछता है तो आप यही लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी कि वो समय अनुकूल काव्य रचना कर रहे थे। कृष्ण को उन्होंने एक जननायक सच्चे नेता के रूप में प्रस्तुत किया। कृष्ण गोकुल से मथुरा जाते हैं, वहां उनका कार्य राजनीति को संभालना होता है, वे वापस कभी नहीं लौटते। और ये ऐसी बात का संकेत करता है कि व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर राष्ट्र प्रेम महत्वपूर्ण होता है, यानी राधा से बढ़कर के राष्ट्र प्रेम उनके लिए इंपॉर्टेंट था। मथुरा में कंस तथा शिशुपाल एवं देश के कई भाग में जरासंध जैसे जो आतताई होते थे, दुष्ट लोग जो होते थे, जो आतंक फैला के रखे थे, ठीक है ना, उनका वध करना वहां पे मेन काम था। तो जनता इनके अत्याचार से कराए रही थी और कृष्ण सबका नरसंहार यानी संहार करते हैं। और उनके व्यक्तिगत प्रेम से बढ़कर राष्ट्र प्रेम है। और कवि स्वयं कहते हैं तो यदि आता है प्रियवसान का उद्देश्य तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ओके, यही लिख दीजिएगा। अब इसमें भी बहुत सारी ये देखिए कविताएं दी हैं, कहाँ तक नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये देखिए प्रियवसान रचना में कृष्ण के चरित्र के प्रति स्वयं की कवि के क्या कथन है, जो बताया था वही है, राष्ट्र प्रेम वाला, ठीक है। मथुरा जाने के बाद कृष्ण गोकुल क्यों नहीं लौटते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत प्रेम से ज्यादा उन्होंने राष्ट्र प्रेम को इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया, महत्व दिया, ठीक है। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और यूनिट भी फिनिश्ड हो गई है। अब यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश का है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लेकिन सब में यही है, ठीक है ना। यशोधरा के चयनित अंशों की व्याख्या सब में आपको यही मिलेगा, देखिए इस तरह की चीजें मिलेगा, संदर्भ व्याख्या ये सभी चीजें आपको विशेष मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो हम यूनिट फिर दूसरी लेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हो, ऐसे हो जिसे हम आपको पढ़ा सकें और इजी भी हो, क्योंकि एक कविता है और कविता में एक दो हो तो शायद बता दूं, लेकिन 10-10, 12-12 एक उसकी कविताएं, उसके बाद फिर कविताएं, तो मुश्किल है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए फिर टेक केयर, बाय।